हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ लूसेंट जीके, जो कि हमारे हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और यहाँ से ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है लूसेंट जीके हर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर आप लूसेंट जीके को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसे कवर कर लेते हैं तो आपका जीके का एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं हो सकता है। मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि लूसेंट जीके के बाहर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे और अगर वहाँ से जीके का पार्ट पूछा जाता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे लूसेंट जीके से ही पूछे जाते हैं। तो यह एक रिवीजन फॉर्मेट क्लास रहेगी, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होता रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इतिहास। पहला टॉपिक है हमारा इतिहास। लूसेंट जीके का ये पहला टॉपिक मैं शुरू कर रही हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई फीडबैक भी अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास क्या है? भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? भारतवर्ष अर्थात भारत का देश महाकाव्य तथा पुराणों में कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। किसने? यूनानियों ने क्या कहा है? भारत को इंडिया कहा है। और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत एवं तीसरा आएगा हमारा आधुनिक भारत। तो जो भारतीय इतिहास है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक भारत। नेक्स्ट है, पहले हम देखते हैं हमारा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत क्या है? प्राचीन भारत और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन से 4 स्रोत हैं? वो पहला है हमारा धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इसमें हम पहला देखते हैं क्या है। पहला धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो जो धर्म ग्रंथ और आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है, इन दोनों को हम देखते हैं। पहला, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? आपका वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। इसके संकलनकर्ता किसको माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद कितने हैं? तो आपको पता होना चाहिए। वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों को हम डिटेल से देखेंगे। तो पहला है हमारा ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में क्या क्या कहा गया है वो देखते हैं। ऋग्वेद में हमारे ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 क्या हैं? ऋचाएं हैं। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 क्या हैं? इसमें ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद की ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उन ऋषि को हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। होत्र मतलब पुजारी होता है। जो ऋचाओं को पढ़ने वाले पुजारी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से हमें क्या मिलती है? तो ऋग्वेद से हमें आर्य की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इसके 9वें मंडल में, और 9वें मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में क्या दिया गया है? तो देवता सोम का उल्लेख दिया गया है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसमें जो हस्तलिखित ऋचाएं होती हैं 8वें मंडल में, उनको हम क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। चातुष्य वर्ण समाज की संकल्पना आदि का स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत क्या है? आपका ऋग्वेद है। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, भुजाओं से, जंघ और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। मतलब क्या है? जो भी हमारे 4 वर्ण हैं, कौन कौन से 4 वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। इनको क्रमशः किससे माना है? ब्राह्मण को मुख से, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्य को जंघाओं से और शूद्र को चरणों से उत्पन्न हुए माना गया है। नेक्स्ट आएगा धर्म सूत्र। 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों एवं विशेषाधिकार का स्पष्ट विभेद करता है। धर्म सूत्र क्या करता है? 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों को, व्यवसाय को, दायित्वों को, कर्तव्यों को तथा विशेषाधिकारों का स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों के
आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो वामनावतार के 3 पदों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऋग्वेद से, इसलिए ऋग्वेद हमारा पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, तो गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में क्या है, देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल में क्या है, तो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 10वें मंडल में क्या है, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना की गई है और इसमें इंद्र के लिए 250 ऋचाएं तथा अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं, तो 200 की ऋचाओं की रचना की गई है। नेक्स्ट आएगा, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण की जानकारी मिलती है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में अगर आप देखोगे तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसकी जानकारी मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण की हमें जानकारी मिलती है, या शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नेक्स्ट आएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, सश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मंत्रों तथा बलि के समय जो अनुपालन किया जाता है, अनुपालन के लिए जो नियमों का संकलन किया जाता है, उसे हम यजुर्वेद कहते हैं। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में दिया गया है। नेक्स्ट आएगा सामवेद। सामवेद क्या है, यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। क्या है, ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, उद्रात कहते हैं। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, उद्रात कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में आएगा, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महामात्य आदि विधि विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासी, अंधविश्वासी इत्यादि का वर्णन है। मतलब तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब का वर्णन आपको कहाँ पे देखने का मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपको अथर्ववेद में मिलेगा। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें जो सभा और समिति होती थी उसमें क्या कहा गया है, इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद आएगा और सबसे बाद का वेद क्या आएगा, अथर्ववेद आएगा। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। वेदों को समझने के लिए क्या की गई, 6 वेदांगों की रचना की गई। मतलब इनको डिटेल से समझने के लिए क्या किया गया, इसमें वेदांगों की रचना की गई। तो 6 वेदांग कौन कौन से थे, शिक्षा था, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इन 6 वेदांगों में क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया। पहला था शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, 5वां निरुक्त और 6वां क्या था आपका छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथा जो भी थी उनका सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो हमें पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। देखो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें कहाँ से मिल रहा है देखने को, पुराणों से मिल रहा है। इसके रचयिता कौन है आपके, तो रचयिता है आपके लोमहर्ष, इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 18 है, लेकिन केवल कितनी, 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही क्या पाया गया, राजाओं की वंशावली। कितनी संख्या, मतलब किसमें, 5 में पाई गई है राजाओं की वंशावली, 5 पुराणों में बताई गई है। नेक्स्ट आएगा विष्णु पुराण आपका मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आपका आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है और वायु पुराण आपका गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो आपका मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां एवं शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। स्त्रियां तथा शूद्र जो होते थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो क्या कर सकते थे, पुराण को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ कौन करता था, पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ कौन करता था, पुजारी करते थे मंदिरों में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सी है आपकी, मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति क्या है, शुंग काल का एक मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। नारद स्मृति क्या करता है, गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित कहाँ है, जातक स्मृति ग्रंथ में है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु जिसे महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण भी मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है आपके, चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 18
प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र से क्या होता है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध आपका कश्मीर के इतिहास से है। अरबों के सिंध विजय का वृतांत चचनामा अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कात्यायन की गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें क्या होता है? भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? गार्गी संहिता में। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महावास्य शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इनके महावास्य से क्या होता है? शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो आगे का वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।